डियर स्टूडेंट, कल हम पढ़ रहे थे इसमें वही अपना नॉर्मल फोर्स चल रहा है। नॉर्मल फोर्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और किस तरह से F इक्वल टू एम ए लगाएंगे या सिस्टम पे F इक्वल टू एम ए कैसे लगाएंगे, समझ रहे हो। उसके बाद अकेले ब्लॉक पे कैसे अपन एफबीडी बनाते हैं, सिस्टम कैसे कैसे एफबीडी बनाते हैं, कौन सी चीज करने में हमें ज्यादा टाइम कम लगता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे फील करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक ही क्वेश्चन को अपन दो दो या तीन तीन मेथड से कर रहे हैं, तो वहां अपने आप अपने को फील आना चाहिए कि इस मेथड में क्या दिक्कत है, इस मेथड में क्या दिक्कत है, कहाँ कौन सा इजी पड़ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और इस स्मूथ सरफेस पे दो ब्लॉक हैं, ये 2m मास और m मास। दोबारा एक बार फिर डायग्राम, दो सिचुएशन पे बात करूंगा मैं। पहली सिचुएशन ये है, ए मान ले इसको, सिचुएशन ए, और सिचुएशन बी। तो सिचुएशन बी में वही ब्लॉक्स है हमारे पास। पहली सिचुएशन में मैंने इधर से फोर्स लगाया F, ठीक है, और सिचुएशन बी में फोर्स मैंने इधर से लगाया है ये F। तो देखो इसमें मान लो दोनों ब्लॉकों के बीच नॉर्मल, यहां जो नॉर्मल लग रहा है वो मान लो एन ए, 2m ने m पे लगाया, m ने 2m पे, वो तो एक ही बात है। इनके बीच में जो नॉर्मल है वो na है, और सिचुएशन बी में जो नॉर्मल लगा हुआ है वो nb है। तो हमें na अपॉन nb इसका रेशियो बताना है। ये एग्जांपल अपन ले रहे हैं, समझ में आई बात। सिचुएशन ए में दोनों ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल na है, सिचुएशन बी में दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो नॉर्मल है वो मान लीजिए nb है। आ रहा समझ में। अब हमें na/nb का रेशियो बताना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ओके, यहां पे पहले कंसीडर करें अपन। तो देखो जैसे तुम इधर फोर्स लगाओगे इस सिस्टम पे, देखो सबसे पहले जैसा कि कल भी मैंने डिस्कस किया था, तो मान लो ये ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है, तो इसकी भी मजबूरी है कि इसको भी ए से जाना पड़ेगा। दोनों की मजबूरी है साथ साथ चलने के लिए। इसका एक्सीलरेशन अगर ए है तो एम वाले का भी एक्सीलरेशन ए होगा, ना ए से ज्यादा हो सकता है ना ए से कम हो सकता है, तभी कांटेक्ट में रहते हुए आगे बढ़ेंगे। समझ आई बात। तो चलो सबसे पहले हम ये ए निकाल लें। कैसे, सिस्टम पे एफबीडी बना लिया, तो सिस्टम पे जो फोर्स है वो इधर एक्स एक्सिस पे बात कर रहा हूं, तो एक्सटर्नल फोर्स एफ है, और ये जो आपस में नॉर्मल लगाएंगे वो इंटरनल होगा, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स केवल एफ है। तो एफ इक्वल टू अगर हम कहें तो दैट विल बी 2ma, इसका मास इंटू एक्सीलरेशन, प्लस अगले का मास इंटू उसका एक्सीलरेशन, एफ एक्सटर्नल। तो यहां से ए आ जाएगा मेरे पास, ए इक्वल टू 2ma और ma 3ma होगा। तो इसको अपन ए निकालेंगे तो एफ डिवाइडेड बाई 3m, ये दोनों का एक्सीलरेशन है। इस केस में देखें एक्सीलरेशन दोनों को कंपेयर करते जाते हैं, तो इसमें भी एक्सीलरेशन वही आएगा। कैसे कि ये सिस्टम है, इस बार यहां से कहें अपन ये ए से इधर जा रहा है, तो इसकी भी मजबूरी है, इसको ए से जाना पड़ेगा। इस बार इधर चलेंगे ब्लॉक, क्योंकि नेट फोर्स इधर की तरफ है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम यहां कहें तो F इक्वल टू ma प्लस 2ma, तो यहां से भी a f अपॉन 3m। तो दोनों केसेज में एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन तो अपोजिट है, क्योंकि एक केस में इधर जा रहे हैं ब्लॉक, एक केस में इधर आ रहे हैं, तो दोनों केसेज में एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। अब बात करते हैं नॉर्मल की। तो मान लो 2m वाले में m वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाए, क्योंकि m वाले ब्लॉक के एफबीडी में अगर तुम देखोगे तो m वाले ब्लॉक पे केवल एक फोर्स लग रहा है, m वाले ब्लॉक पे केवल एक फोर्स लग रहा है। कौन सा, कि
2m वाला इस पे नॉर्मल लगाएगा और वो नॉर्मल यहां Na दे रखा है। F मत दिखाना, F तो किस पे लग रहा है 2m पे, मैंने FBD बनाया m का। अभी ना कि सिस्टम से लाओ, तो सिस्टम से नॉर्मल नहीं आएगा। सिस्टम से अगर तुम इक्वेशन लगाओगे तो नॉर्मल गायब हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स है। तो जो फोर्स कैलकुलेट करना है वो सिस्टम में दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए मैंने इंडिविजुअल ब्लॉक का एफबीडी बनाया, तब वो वहां दिखाई देगा। तो इसका Na फोर्स लग रहा है बस। और अब इस अकेले ब्लॉक पे मैं लगाऊं F इक्वल टू मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है Na इक्वल टू, ये तो हो गया F इक्वल टू इसका मास m और एक्सेलरेशन होगा F अपॉन 3m। तो यहां Na आ गया F/3, क्योंकि m से m कैंसिल होगा, तो Na इक्वल टू F/3 होगा। अब आ जाए हम सिस्टम बी पे, सिचुएशन बी पे। तो एक्सेलरेशन तुम निकाल चुके हो, अब हमें नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल के लिए सबसे बढ़िया 2m का एफबीडी बना लो। m के से भी कर सकते हो, 2m से भी कर सकते हो, किसी से कर सकते हो। 2m में फायदा क्या होगा, 2m वाला ब्लॉक ले लूं मैं। इसमें फायदा ये कि 2m पे केवल एक फोर्स लग रहा है। कौन लगाएगा, m वाला 2m पे आगे धक्का देगा। देखो m वाला ब्लॉक 2m पे आगे धक्का देगा, जिसको NB करें अपन। तो यहां जो नॉर्मल लग रहा है ये है NB, और इधर NB फोर्स लगेगा, तो NB इक्वल टू ओके इसका मास 2m इंटू एक्सेलरेशन F अपॉन 3m। तो ये आ गया 2F/3। देखो नॉर्मल सेम नहीं है, Na था F/3 और NB था 2F/3। तो रेशियो अगर अपन निकालें तो F/3 अपॉन 2F/3। तो इस F/3 से ये F/3 कैंसिल, तो इसका जो रेशियो होगा वो 1:2 में आ जाएगा। तो इस केस में क्या था कि दोनों के एक्सेलरेशन तो सेम थे, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज जो एक्सेलरेशन से यहां ब्लॉक चल रहे थे उतनी मैग्नीट्यूड से यहां चल रहे, लेकिन नॉर्मल डिफरेंट है। यहां नॉर्मल F/3 आ रहा है और यहां जो नॉर्मल है वो कितना आ रहा है, 2F/3 आ रहा है। तो अगर हम रेशियो लेंगे दैट विल बी 1:2। तो एक क्वेश्चन हम ये देख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, ध्यान देना। अगला एग्जाम्पल क्या है, ये सभी एग्जाम्पल बच्चों अपनी नोटबुक में बिल्कुल अच्छे से डायग्राम बना के और सॉल्व करते चलना। सिस्टेमेटिक नोट्स रखोगे तो उनको पढ़ने में आसानी रहती है, ठीक है ना। रैंडमली मत रखना उसको एक नोटबुक में अपने NLM के, क्योंकि खूब सारे क्वेश्चन होंगे इसमें देखना। तो उसको नोट भी करते चलो और अच्छे से समझते भी चलो, और खुद से क्वेश्चंस पूछो कि मैं अगर इसका एफबीडी बनाता तो कैसे होता, इसका एफबीडी क्यों बनाया, क्या मैं इसका नहीं बना सकता। इस तरह से और खुद सॉल्व करो तो चीजें एकदम क्लियर होती। अगला क्वेश्चन देखो, डबल ब्लॉक सिस्टम है ये 5 kg और ये 3 kg। इधर से जो फोर्स लग रहा है वो है 20 न्यूटन, और इधर से जो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लगाए इधर से, वो है 4 न्यूटन। डायग्राम बनाओ सभी, 5 kg और 3 kg। इधर से फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, इधर से फोर्स है 4 न्यूटन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक के बीच में कितना नॉर्मल लगेगा ये हमें बताना है, ठीक है। इस बार दोनों साइड से फोर्स लग रहे हैं। इधर से लगा रखा है 20। अब पहले तो ये सोचो कि क्या ये सिस्टम रुका हुआ है या चलेगा, ये अपन सोच सकते हैं। तो तुम्हें क्लियर है कि इधर से लग रहा है 20 न्यूटन, इधर से 4 न्यूटन। तो डेफिनेटली जो सिस्टम है पूरा सिस्टम मूव करेगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो तो इधर फोर्स ज्यादा है, इधर से धक्का लग रहा है 20 न्यूटन का, इधर से धक्का लगा हुआ 4 न्यूटन का, तो नेट फोर्स इधर बच रहा है इसमें। और ये मजबूरी हमेशा होती ही है कि अगर इसका एक्सीलरेशन अगर a है तो इसका एक्सीलरेशन a होगा। ये साथ में कांटेक्ट में रहते हुए आगे चलने के लिए ये मजबूरी है। कोई भी ज्यादा या कम नहीं चल सकता है, नहीं तो कांटेक्ट छूट जाएगा। सोचो इस बात को।
तो चलो सबसे पहले इसका एक्सीलरेशन निकालने अपन, दोनों ब्लॉकों का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो इस बार देखो फोर्स इधर 20 है, इधर 4 है, तो F एक्सटर्नल, और आपस में नॉर्मल लगाएंगे। उस नॉर्मल को हम यहां सिस्टम के लिए नहीं दिखाते हैं, क्योंकि सिस्टम के लिए कौन सा फोर्स है, वो इंटरनल। 5 kg वाला 3 पे लगाएगा, 3 वाला 5 पे लगाएगा, एक्शन रिएक्शन, तो इंटरनल फोर्सेज है, समझे। इसलिए सबसे पहले हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करें, तो एक्सीलरेशन क्या आएगा इसका, बताओ 20 - 4, ये तो हो गया F इक्वल टू, ये हो गया नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू हर एक का MA लिखो, तो 5 × A प्लस 3 × A, दोनों का MA लिख दिया। ये हो गया 16 इक्वल टू, ये हो गया 8A, तो A आ गया यहां से 16/8 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ गया साहब, ठीक है, ये एक्सीलरेशन आ गया। अब नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल निकालने के लिए अब देखो हमें एक ब्लॉक का FBD बनाना पड़ेगा। अकेले ब्लॉक का FBD बनाओगे तब जाके वो नॉर्मल पिक्चर में आएगा। मैं किसी का भी बना लो, दोनों से करता हूं। देखो अब कोई अगर मैं 5 kg का FBD बनाऊंगा तो ही कैन डू, भाई 5 kg का FBD बनाओगे, बिल्कुल बनाओ। तो 5 kg पे देखो इधर से जो लग रहा है वो कितना बताओ, 20 न्यूटन दिख रहा है, 20 न्यूटन। और अब 3 वाला 5 पे क्या लगाएगा, नॉर्मल, क्योंकि 5 वाले ने 3 पे आगे धक्का दिया होगा, तो 3 वाला 5 पे इधर नॉर्मल लगाएगा। ये 5 पर नॉर्मल इधर लगेगा। इस 4 को मत दिखाना, 4 न्यूटन ध्यान से देखो, 4 न्यूटन किस पे लग रहा है, 3 kg पे। 4 न्यूटन किस पे है, 3 kg पे ही। तो मैं FBD बना रहा हूं किसका, 5 का, तो 5 पे तो यही 2 फोर्स लगेंगे बस। 5 kg के ब्लॉक पे बस ये 2 फोर्स लग रहे हैं, क्लियर है। तो अब इस पे लिखो इक्वेशन, ये आगे जा रहा है, एक्सीलरेशन तुमने निकाल लिया। तो इस अकेले ब्लॉक पे लगाओ F इक्वल टू MA, तो F क्या लिखोगे बताओ, 20 - N इक्वल टू 20 - N इक्वल टू 5 × एक्सीलरेशन 2, तो 20 - N इक्वल टू 10, तो N आ गया यहां से 10 न्यूटन। अब कोई ये कहे कि सर इसको हम 3 kg के FBD से निकाल सकते थे क्या, बिल्कुल निकाल सकते थे। 3 kg का FBD अगर कोई बनाए, उससे भी कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, 3 kg का FBD बना सकते हो। तो 3 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जरा देखो, कि 5 kg वाले ने इसको धक्का दिया होगा आगे, जिसको अपन N करें, तो ये नॉर्मल इस पे आगे लगेगा, जो कि एक्शन रिएक्शन है दोनों। देखो तो 5 kg वाले ने इस पे N लगाया होगा आगे, और इधर से लग रहा है इस पे 4, ये 2 फोर्स लग रहे हैं। देखो वर्टिकल में मोशन नहीं है, तो वर्टिकल तो बैलेंस हो रहे होंगे। वर्टिकल कौन किसको बैलेंस कर रहा है, बहुत से सोच रहे होंगे अर्थ नहीं लगा रही क्या, बिल्कुल अर्थ तो लगाएगी ना, नीचे अर्थ mg लगाएगी, लेकिन ग्राउंड का जो नॉर्मल है, इस फ्लोर का जो नॉर्मल है, वो ऊपर उसको बैलेंस कर रहा होगा, इसलिए मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। वर्टिकली जरूर ये बैलेंस हो रहे होंगे, वो हमें दिख भी रहा है कौन किसको बैलेंस कर रहा होगा। अब हॉरिजॉन्टल के लिए हम बात करें कि अब ये ब्लॉक आगे जा रहा है, देखो उस ब्लॉक पे F इक्वल टू MA लगाओ, तो F कितना आएगा, N - 4, इधर N है इधर 4 है, तो N - 4 इक्वल टू, इसका मास कितना है 3 और एक्सीलरेशन है 2। तो यहां से भी तुम देखोगे तो N - 4 इक्वल टू 6 आ गया। 4 को इधर लाओगे तो यू विल हैव N इक्वल टू 10 न्यूटन। ऐसे भी कर सकते थे, आंसर तो वही आएगा। अगर कहीं गलती नहीं की तो किसी भी ब्लॉक का FBD बनाते जाओ, आंसर वही सेम आना है। आया समझ में। तो इस तरह से हम अलग अलग 2 फोर्स लगा रहे हैं, तो भी हम नॉर्मल वगैरह एक्सीलरेशन सब निकाल सकते हैं। क्लियर। अगला एग्जांपल देखो, एक दीवार है ये, और इस दीवार से एक ब्लॉक हमने यहां लगा रखा है। इसका ब्लॉक का जो मास है वो 10 किलोग्राम का मास है। दीवार दे रखी है ये स्मूथ दीवार है ये जैसे, और यहां से इस ब्लॉक पे
एक फोर्स लगाया गया है, हर्ष ये है एफ, और यहां से जो एंगल था ये ऑब्लिक फोर्स, देखो एक क्वेश्चन में और बताया था, ये एंगल है 37 डिग्री, कितना है 37 डिग्री। ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में मिला, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, अपने रेस्ट पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब है ब्लॉक जो है वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, नोट करो पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू क्या है। और सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द नॉर्मल फोर्स, फाइंड द नॉर्मल फोर्स exerted by wall on block। इस दीवार ने ब्लॉक पे कितना नॉर्मल लगाया, इसको अपन ऐसे धक्का दे रहे हैं, जैसे एक दीवार है सामने, सोचो उसको फील करो, दीवार पे एक कोई भी ब्लॉक अपन ने चिपका के उसको और ऐसे प्रेस कर रहे हैं अपन, ठीक है, ऑब्लिकली प्रेस कर रहे हैं ऐसे, और क्या देखा कि वो ब्लॉक रेस्ट पे है। अब वो रेस्ट पे क्यों है यही सोचना है, और उससे हम ये दोनों आंसर निकालेंगे। ब्लॉक रेस्ट पे क्यों है अगर ये सोच सकते हो तो उसी में ये दोनों आंसर छिपे हुए हैं। कैसे, जरा देखना। ब्लॉक का मैं एफबीडी बनाता हूं, ध्यान देना। ब्लॉक का अगर हम एफबीडी बनाएं तो ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, इस पे सबसे पहले नीचे लगेगा mg फोर्स, अर्थ इसको खींच रही होगी नीचे, तभी तो अगर तुम फोर्स नहीं लगाओगे, मान लो तुम एफ मत लगाओ, अगर तुम एफ नहीं लगाओगे तो ब्लॉक क्या होगा, नीचे गिरना शुरू कर देगा। किसी चीज को दीवार से हाथ हटा लो, किसी चीज को दीवार से तुमने चिपका रखा, फिर तुम अपना हाथ हटा लो तो वो गिर जाएगी। कई बार नहीं भी गिरती है क्योंकि फ्रिक्शन होता है, हमारी स्मूथ है दीवार, फ्रिक्शन है नहीं जो इसको रोक सके, तो इसलिए इसका एफबीडी बनाए तो नीचे होगा कौन सा, mg, जो कि 100 न्यूटन है, मास है 10 और जी भी 10, तो m इंटू जी 100 न्यूटन। उसके बाद इस फोर्स के कंपोनेंट करें, इस फोर्स का जो इधर इफेक्ट है और इधर इफेक्ट, दो फोर्स है, इसको तुम ब्रेक कर लो। अपन ने एफ इस तरह से लगाया, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि इधर जो आएगा दैट विल बी एफ cos 37, थीटा की डायरेक्शन में याद है ना, एफ cos थीटा, और जहां नहीं है उधर आएगा एफ sin 37। तो हम ये कह सकते हैं हमने दो फोर्स लगाए, एक की जगह दो में तोड़ दो कि इधर जो लगाया, इसका जो इधर इफेक्ट आया, इस एफ का जो इधर इफेक्ट आया वो एफ cos 37। बच्चों ये वैल्यू शायद तुम्हें याद होंगी, sin 37 ये होता है 3/5, अगर नहीं है तो बिल्कुल याद रख लो, sin 37 3/5 और cos 37 होता है 4/5। और 53 में हो अगर तो sin 53 इसका 90 माइनस थीटा, ये sin 53 उल्टा हो जाएगा 4/5 और cos 53 होता है 3/5। ये 37 एंगल 53 एंगल ये फ्रीक्वेंटली आस्क होते हैं क्वेश्चन में, कई बार तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको उधर ब्रेक किया तो इसका जो इधर कंपोनेंट आया यूं एक तरह से, इसको अपन ने ब्रेक कर लिया तो इधर हॉरिजॉन्टल में जो आया वो है f cos 37, और f cos 37 मतलब f इंटू 4/5। देखो cos 37 4/5 है ना, तो f इंटू 4/5 यानी इधर जो फोर्स है वो है 4f/5, और एक फोर्स का कंपोनेंट ऊपर आया तो ऊपर जो फोर्स है ये वाला वो है f sin 37 यानी 3f/5, सॉरी 3f/5। क्यों भाई, एफबीडी में कंप्लीट हो गया क्या, नीचे mg, ये तुमने अपने एक्सटर्नल फोर्स को तोड़ के बता दिया, हमने जो फोर्स लगाया था उसके अपने टुकड़े करके दिखाए। और अब तुम फील करो कि जैसे इस ब्लॉक को इधर प्रेस कर रहे हो तो दीवार
और ब्लॉक के बीच नॉर्मल लगेगा। ये ब्लॉक दीवार को इधर दबाएगा, सोचो ये ब्लॉक दीवार को इधर दबाएगा, इधर प्रेस करेगा, तो दीवार भी ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। दीवार और किधर लगता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इधर दीवार ने इस पे नॉर्मल लगाया एन, जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में। दीवार इस ब्लॉक पे इधर नॉर्मल लगाएगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन ब्लॉक, ये पूछा गया है। तो आई थिंक ये इसका एफबीडी कंप्लीट हो गया है, ये तुम्हारे समझ में भी आया होगा। कौन कौन कितने फोर्स थे, 3। एक तो अर्थ का था ग्रेविटी mg, एक हमने लगाया F, इसको अपन टुकड़े भी कर लिए, चलो इधर F cos 37, इधर F sin 37, तो इसको तो एक ही फोर्स मानूंगा मैं, F है ये, तो इसके दोनों टुकड़े हैं। ऐसे कह लो चलो हमने एक नहीं 2 फोर्स लगाए, इधर लगाया 4F/5, इधर लगाया 3F/5, उसका रिजल्टेंट ये F है, ठीक है। और नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में है, और अब ब्लॉक दे रखा है कि इक्विलिब्रियम में है, तो मैं नहीं सोचना इक्विलिब्रियम में है या नहीं, दे रखा है तो है, क्यों है बस ये सोचना है, यानी ब्लॉक चल तो नहीं जाएगा, क्या होगा, जब दे रखा है कि इक्विलिब्रियम में, दैट्स ऑल। अब इक्विलिब्रियम में अगर ये है तो सबसे पहले तो 3F/5 जो होगा, 3F/5 ये फोर्स mg को बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ना तो वर्टिकली डाउनवर्ड अपवर्ड जा रहा है, ना हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, सब फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे हैं, तो इसको 100 होना पड़ेगा। तो यहां से मेरे पास पहला क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ F। तो F आ गया 500 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। तो बच्चों F की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 500/3 न्यूटन के बराबर। और अगर F आ गया तो नॉर्मल भी आ जाएगा, क्योंकि पता है कि इस डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रहा है ये, और इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल शुड बी इक्वल टू 4F/5। तो नॉर्मल शुड बी इक्वल टू 4/5, और F तुम निकाल चुके हो, देखो F कितना हमारा 500 डिवाइडेड बाई 3, तो बताओ ये 100 बार कैंसिल होगा बच्चों, तो दिस इज 400/3 न्यूटन। तो दूसरे का भी जवाब आ गया हमारे पास। पहला था क्वेश्चन F की वैल्यू बताओ, तो F की वैल्यू तो आगे कितनी बताओ, 500/3 न्यूटन। दूसरा नॉर्मल फोर्स कितना लगाया दीवार ने, तो दीवार का जो नॉर्मल है वो 400/3 न्यूटन होगा। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हम इस ब्लॉक का ऑब्लिक फोर्स लगा के इक्विलिब्रियम देख सकते हैं। ओके, okay, let us have next example. हमारे पास 2 ट्रायंगुलर ब्लॉक हैं, ध्यान देना। एक ट्रायंगुलर ब्लॉक ये है और दूसरा ट्रायंगुलर ब्लॉक ये है, समझ लो। यानी एक तरह से अपन ये कह सकते हैं यहां पे ये कांटेक्ट में है, ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। यानी इसका अलग अलग बनाऊं मैं तुम्हें, तो एक ब्लॉक ऐसे है और दूसरा जो ब्लॉक है वो इस तरह से, उनको कांटेक्ट में रखा है ऐसे, ठीक है, कांटेक्ट में रखा है इनको ऐसे। तो ये दिख रहा है तुम्हें, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक बिल्कुल कांटेक्ट में है, डॉटेड लाइन इनके ये हाइपोटेनियस टाइप में हो गई। 2 ब्लॉक, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, ध्यान देना, इसका मास m और इसका मास m है। अब इधर से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है 2F, इधर से फोर्स 2F है, और इधर से जो फोर्स लग रहा है वो है F, और ये जो एंगल है उधर रखा है 30 डिग्री। एंगल कितना है, 30 डिग्री।
तो दिया क्वेश्चन ध्यान से समझो, पहले डायग्राम को देखो अच्छे से, फील करो को क्या हो रहा है। वी हैव टू ट्रायंगुलर ब्लॉक, दो ट्रायंगुलर ब्लॉक है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। इस ब्लॉक पे इधर की साइड से हम 2F फोर्स लगा रहे हैं और इस ब्लॉक पे इधर की साइड से F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और दोनों कांटेक्ट में है और ये एंगल 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन मेरा वही है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स, ध्यान देना, फाइंड द नॉर्मल फोर्स between two blocks, find the normal force between two blocks। दोनों जो ट्रायंगुलर वेज कह लो, इनको वेज भी बोलते हैं, ट्रायंगुलर वेज है ये। तो एक वेज ये है और एक वेज ये है, दोनों वेज के बीच कितना नॉर्मल लगेगा ये बताना है, ठीक है। और फोर्स तुम्हें दिखा रखे, इधर से लग रहा है 2F, इधर से जो फोर्स है वो F है, तो आपस में कितना नॉर्मल लगाएंगे ये बताना है। एक की वजह से दूसरे पे या दूसरे की वजह से पहले पे कितना नॉर्मल लगेगा। तो पहले सबसे पहले एक काम करें अपन, तो देखो डबल ब्लॉक ये सिस्टम है, दो ब्लॉक हमारे पास, दो ट्रायंगुलर ब्लॉक है। सोचना शुरू करो, कैसे सोचेंगे कि भाई पहली बात तो ये थोड़ा ऑब्जर्व करो कि क्या होगा, ये रुका रहेगा या चलेगा, उसके बाद इक्वेशन लगाने की सोचो। तो यू कैन सी कि इधर से साइड से जो फोर्स लग रहा है वो 2F है, सिस्टम को मान लेते हैं इसको अपन, दोनों ब्लॉकों को एक सिस्टम मान लिया, ये सिस्टम है मेरा। इस सिस्टम पे इधर से जो फोर्स लग रहा है वो 2F है और इस सिस्टम से इधर से जो फोर्स लग रहा है वो F है। तो जो नेट फोर्स है, इस पे जो नेट फोर्स है वो है 2F माइनस F। तो इस पे जो नेट फोर्स है वो हो गया 2F माइनस F, ये तो हो गया फोर्स। और ये भी पता तुम्हें कांटेक्ट में रहने के लिए दोनों को सेम एक्सीलरेशन से चलना पड़ेगा। तो अगर इसका एक्सीलरेशन a है तभी तो कांटेक्ट में साथ में चलेंगे। वी कैन थिंक कोई भी जल्दी या कोई भी लेट नहीं हो सकता, साथ साथ चलने पड़ेगा। तो ये भी इधर a एक्सीलरेशन से जा रहा होगा और ये भी इधर a एक्सीलरेशन से जा रहा होगा, दोनों इधर जाएंगे क्योंकि नेट फोर्स इधर बच रहा है। तो 2F माइनस F इक्वल टू पहले का ma प्लस उसी डायरेक्शन में दूसरे का ma, m1 a1 प्लस m2 a2 मैंने बताया था सिस्टम पे। तो यू हैव F इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2ma, तो a आ गया हमारे पास एक्सीलरेशन F अपॉन 2m। अब इनके बीच का नॉर्मल देखना है तो हमें किसी एक ब्लॉक का FBD बनाना पड़ेगा, किसी भी एक ब्लॉक का तुम बना सकते हो। जैसे मैं ये वाला ब्लॉक नंबर 2 ले लेता हूं, तुम 1 पे भी ट्राई कर सकते हो। तो ब्लॉक नंबर 2, अब थोड़ा ज्योमेट्री भी देखना बच्चों, ये ब्लॉक नंबर 2 है, ये एंगल 30 था तो डेफिनेटली ये एंगल 60 होगा। देखो ध्यान से, देखो टोटल 90 है तो ये अगर 30 है वो 60 होगा। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जरा देखना। इसका mg नीचे होगा, आरएस में mg यहां पे नीचे होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल में देखें कि इधर से जो फोर्स लग रहा है वो है F, इधर से फोर्स F है और यहां से जो नॉर्मल लगेगा, अब नॉर्मल को इधर मत कर दे, नॉर्मल इधर लग रहा है इसे। नॉर्मल किधर लगता है इस बार ध्यान से देखो, नॉर्मल लगता है कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ध्यान देना बच्चों, नॉर्मल लगता है कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो कॉन्टैक्ट सरफेस इस बार ऐसे वर्टिकल नहीं है, स्लैंटेड है कॉन्टैक्ट सरफेस। देखो इस पे जो नॉर्मल होगा वो ऐसे लगा हुआ इसके परपेंडिकुलर, ये कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ये कॉन्टैक्ट सरफेस थी इसके परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो, हमें इस n के कंपोनेंट करने हैं क्योंकि हमें पता है कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है a एक्सीलरेशन से। तो इधर में इस पे F इक्वल टू ma लगा दूंगा आसानी से। अब इधर जब F इक्वल टू ma लगाओगे तो एक फोर्स तो F इधर लग रहा है, दिख रहा है तुम्हें। नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर ले अपन, नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। देखो दिख रहा है, नॉर्मल के एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर आएगा। क्योंकि मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूं कि अगर मेरे को ये कंपोनेंट मिल गया तो फिर मैं आसानी से हॉरिजॉन्टल में F इक्वल टू ma लगा दूंगा। देखो तो अगर ये एंगल 60 है तो ध्यान से देखो, ये एंगल कितना होगा
बोलो 30 होगा, ये 60, ये 30 आगे वो 90, 30 होगा ना ये, और ये 30 अगर है तो ये जो एंगल होगा ये वापस से 60 हो जाएगा। देखो ये कॉपी में बना के देखो एक बार, है ना, एंगल्स बना के देखो, क्योंकि टोटल 90 है। नॉर्मल हमेशा सरफेस पे 90 एंगल बनाता है, तो ये सरफेस थी इससे 90 डिग्री पे है तो वो एंगल 60 होगा। तो अब देखो एन का जो इधर कंपोनेंट आएगा, ये एन है तुम्हारा, मैं इसको यहां बनाऊं, और ये एंगल हो गया तुम्हारा 60। तो एन का जो इधर कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट होगा ऊपर, एक कंपोनेंट ऊपर होगा, तो इधर आएगा एन cos 60 और इधर आएगा n sin 60, इधर n cos 60, इधर n sin 60, ध्यान देना। तो हमें इस फोर्स से मतलब था कि इधर है n cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो इधर n/2 लग रहा है देखो इस ब्लॉक पे, और इधर से लगा रखा था तुमने f, ये मुद्दे की बात आ गई। इधर था n cos 60, इधर से लग रहा था f, ठीक है। तो इसलिए इस पे जब हम f इक्वल टू में लगाएंगे तो n/2 माइनस f, ये तो हो गया f इक्वल टू n/2 माइनस f इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है इसका m, और एक्सीलरेशन तुमने पहले ही कैलकुलेट किया था f/2m, तो m से m कैंसिल हो गया, तो n/2 इक्वल टू f/2 प्लस f, इस f को मैं उधर ले गया, तो n/2 इक्वल टू आ गया बच्चों कितना 3f/2, और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा नॉर्मल आ गया। इन दोनों ब्लॉकों के बीच जो नॉर्मल लग रहा होगा फोर्स वो कितना होगा 3f के इक्वल होगा। दोनों ब्लॉकों के बीच नॉर्मल होगा कितना बताओ 3f के इक्वल होगा, ठीक है। अब यह एक क्वेश्चन और बन सकता है अगर हम सोचें थोड़ा सा, इसी को थोड़ा मैं आगे बढ़ा दूं, चलो इसी का सेकंड पार्ट ले लेते हैं कि फाइंड द, ध्यान से देखना सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द फोर्स, फाइंड द नॉर्मल फोर्स को, बल्कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन ईच triangular wedge due to surface, due to ground। दोनों जो ट्रायंगुलर वेज हैं उन पे ग्राउंड ने कितना नॉर्मल लगाया होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो देखिए सबसे पहले मैं इस पहले वेज से बात शुरू करता हूं, ये वेज 1 है, ये वेज 2 है। हमारा नॉर्मल आ चुका था, नॉर्मल कितना था हमारा 3f, ये वाला नॉर्मल आ चुका था दोनों ब्लॉक्स के बीच का, इसको मैं यूज लूंगा, नॉर्मल 3f आ चुका था। अब मान लो ये वेज 1 बनाए अपन, ये पहला वेज है, इसका एफबीडी बनाओ, तो इस पे इधर से जो फोर्स है वो है 2f। पहले वेज का एफबीडी बना रहा हूं, ध्यान से देखो, खुद भी सोचो बच्चों, तुम भी सोचो मन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो इधर से लग रहा है 2f नॉर्मल। अब नॉर्मल इसने आगे वाले ब्लॉक पे इधर लगाया था देखो, क्योंकि नॉर्मल हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। इस ब्लॉक ने इस वाले ब्लॉक पे इधर लगाया, तो ये वाला ब्लॉक इस पे नॉर्मल ऐसे लगाएगा, देखो ये नॉर्मल जो तुम निकाल चुके हो 3f है ये। फिर इसका mg लगेगा नीचे, mg नीचे की तरफ होगा, और जो ग्राउंड है, ग्राउंड इस पे नॉर्मल लगाएगी ऊपर की तरफ, वो n डैश मान लिया मैंने, अलग नॉर्मल है वो n डैश, तो वो n डैश मेरे को कैलकुलेट करना है। बात समझ आई? पहले तो एफबीडी समझ में आएगी, नहीं तो इधर से तुमने लगा रखा है 2f, इधर से 2f है, फिर इस ब्लॉक ने ब्लॉक नंबर 2 पे नॉर्मल इधर लगाया, तो रिएक्शन क्या होगा, इस पे खुद पे नॉर्मल इधर लगेगा ये n, नीचे क्या लग रहा है mg, और ऊपर लग रहा है ग्राउंड का नॉर्मल n डैश। इस बार ये mg n डैश दिखाने, क्योंकि ये तो बताना हमें, इस बार हमें ये mg n डैश दिखा दो, तो क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल में काम नहीं करना, इस बार वर्टिकल में काम करना है। ये वाला नॉर्मल निकालना है n डैश, ठीक है। तो n डैश कैसे निकालूंगा आप सुनो,
अब बहुत से बच्चे कह देंगे एन डैश इक्वल टू एम जी होगा, नहीं, एन डैश इक्वल टू एम जी नहीं है, इस नॉर्मल के कंपोनेंट करो। जैसे यहां पे किए थे तुमने, इधर था एन, इसने इसके टुकड़े कर दो, इधर एन cos 60, इधर एन sin 60, ऐसे थे ना। तो ऐसे कह लो कि भाई इस पे उल्टे फोर्स लग जाएंगे। भाई इसने जब इधर एन cos 60 लगाया तो इस पे एन cos 60 तो इधर लग जाएगा, यूं अपोजिट कर दो ना, एन cos 60। और ब्लॉक सॉरी, ब्लॉक नंबर 2 पे एन sin 60 वर्टिकली अपवर्ड लगा, तो ब्लॉक नंबर 2 ने इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड लगाया होगा, देखो यूं। इनको जस्ट उल्टा कर दो। अगर तुमने इसके कंपोनेंट कर लिए हैं तो इन कंपोनेंटों को जस्ट रिवर्स कर दो कि ब्लॉक नंबर 1 ने ब्लॉक नंबर 2 पे इधर एन cos 60 लगाया, तो ब्लॉक नंबर 2 इस पे इधर एन cos 60 लगाएगा। और इसने अगर ऊपर की तरफ एन sin 60 लगाया तो वाइस वर्सा एन sin 60 नीचे लग जाएगा, तो एन sin 60, ये इसका एफबीडी हो गया। तो अब तुम्हें दिख रहा है कि देखो 2f और n cos 60, ये बैलेंस मत कराना, ये आगे जा रहा है। तो यहां से भी तुम ये n निकाल सकते थे, ये वाला n जो यहां से भी निकाल सकते थे, कैसे कि 2f माइनस n cos 60 इक्वल टू ma। तो m कितना है, m और एक्सीलरेशन था इसका f अपॉन 2m। अरे इसमें जो हम पहले भी निकाल चुके, लेकिन यहां से भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, यहां से भी हम इसको ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हमें एन डैश पूछा गया था कि इस ब्लॉक पे ग्राउंड ने कितना नॉर्मल लगाया, तो एन डैश इक्वल टू, ध्यान से देखो क्योंकि ये ब्लॉक वर्टिकल में मूव नहीं कर रहा है, ना ग्राउंड से ऊपर उठेगा ना ग्राउंड के अंदर घुस जाएगा ये। तो एन डैश इक्वल टू एम जी प्लस एन sin 60। बहुत से बच्चे जल्दीबाजी में एन डैश इक्वल टू एम जी करके आ जाएंगे कि ये वाला नॉर्मल एम जी के इक्वल होगा, लेकिन एम जी के इक्वल नहीं होगा, एम जी प्लस एन sin 60। तो एन डैश इक्वल टू एम जी प्लस एन की वैल्यू तुमने कैलकुलेट की थी 3f, और ये होगा √3/2। इसलिए एन डैश इक्वल टू ब्लॉक नंबर 1 पे देखोगे तो एम जी प्लस 3√3f/2, ये इसका आंसर है, ना कि एम जी। ग्राउंड ने ठीक है, ग्राउंड ने ब्लॉक नंबर 1 पे जो नॉर्मल लगाया है वो कितना है, एम जी प्लस 3√3f डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा। आई बात समझ में, इस तरह से होगा ये। तो ठीक है बच्चों, ये एफबीडी बनाना, एक एक चीज को देखना, ये सारी चीजें हमें यहां से क्लियर होनी चाहिए। आ गया? उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अब कुछ क्वेश्चन स्फीयर्स के भी कर लेते हैं अपन। लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन स्फीयर्स। अगला एग्जांपल देखें, ध्यान देना। चलो पहले स्फीयर बना लें, ठीक है। एक दीवार ये है, एक दीवार ये, एक दीवार ये है बच्चों, ध्यान से देखना। दो दीवारों के बीच में एक स्फीयर फंसा हुआ है, इसे समझ में आ रही बात? दो दीवारों के बीच में ये एक स्फीयर फंसा हुआ है, इसे इस स्फीयर का जो मास है वो मान लें अपन m मास का स्फीयर है। ये वॉल 1 दीवार एक नाम दे दें इसको, वॉल 1, और ये है वॉल 2 दीवार 2, और इनके बीच का जो एंगल है वो मान लो 30 डिग्री। तो फाइंड, क्वेश्चन सुनो, फाइंड नॉर्मल फोर्स, find normal force exerted by ball 1
and ball 2, find the normal force exerted by ball 1 and ball 2 on sphere. दीवार 1 और दीवार 2, दोनों दीवारों ने, दोनों जो बॉल हैं उन्होंने स्फीयर पे कितना फोर्स लगाया नॉर्मल, वो हमें बताना है। अब तुम पता है कि रेस्ट पे ये कि चल तो नहीं रहा हुआ, बीच में फंसा हुआ दे रखा है कि इट इज इन द इक्विलिब्रियम। जो स्फीयर है वो इक्विलिब्रियम में है। अब वो इक्विलिब्रियम में कैसे रहा होगा वो एफबीडी से पता लगेगा। क्या इस पे फोर्स नहीं लग रहे होंगे? क्या फोर्स तो लग रहे लेकिन बैलेंस हो रहे होंगे। डेफिनेटली फोर्स बैलेंस कराने। अगर ये चलता तो फिर F इक्वल टू ma लगाते, और अब ये बैलेंस है यानी इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स बैलेंस कराने। तो ध्यान देना फोर्स कैसे बैलेंस होंगे जरा देखो। इसका मैं एफबीडी बनाता हूं। यहां से सबसे पहले जो अर्थ इस पे फोर्स लगाएगी वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, एंड दैट विल बी इक्वल टू mg। समझे? उसके बाद अब आती है बारी नॉर्मल की। तो नॉर्मल किधर लगता है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। नॉर्मल हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो कॉन्टैक्ट सरफेस यहां क्या है? वॉल 1। देखो वॉल 1 एकदम वर्टिकल है, तो यहां इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? ये जो वर्टिकल है खुद, तो ये इस नॉर्मल इधर लगाएगी इस पे। सोचो इनके बीच में फंसा हुआ ये, तो ये इस पे इधर धक्का दे रहा होगा, स्फीयर दीवार पे इधर धक्का दे रहा होगा, तो दीवार इधर लगाएगी। और एक बात यहां याद रखना, आई टोल्ड यू कि भाई हमेशा स्फीयर पे मैंने पहले बताया था जब नॉर्मल की डायरेक्शन बताई थी, स्फीयर पे जो नॉर्मल है वो हमेशा सेंटर से पास आउट होगा। तो यहां पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था इस वाली दीवार के लिए। इस वाली दीवार के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, ये टेंजेंट थी। यानी दीवार जो है या जो वॉल है, वॉल इज टेंजेंट फॉर स्फीयर। बोथ द वॉल्स आर टेंजेंट। अब टेंजेंट है तो उस पर नॉर्मल ये मान लो ये है, इधर लगाएगी। बॉल 1 का नॉर्मल n1 मान लिया मैंने। बॉल 1 ने जो नॉर्मल लगाया इस पे वो n1 मान लिया। हमेशा ध्यान रखना नॉर्मल को कॉन्टैक्ट जो पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर सेंटर से पास आउट करा दो। दूसरी दीवार मान लो यहां पे कॉन्टैक्ट थी। अब बहुत से बच्चे इसको ये लगाएंगे नॉर्मल ऊपर, ऊपर नहीं लगेगा, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का में से पास आउट होता है बच्चों बताओ? सेंटर में से। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसको सेंटर से हमें ज्वाइन करना है बस। तो इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया n2। ये 3 फोर्स लग रहे हैं देखो। इसके अलावा कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, स्मूथ वॉल है। तो ये 3 फोर्स है हमारे पास। इधर है n2, इधर है n1 और नीचे है mg। अब तुम्हें पता है कि जो स्फीयर है ना तो वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड जा रहा है, ना हॉरिजॉन्टली अपवर्ड डाउनवर्ड जा रहा है। तो अपन क्या करें यहां पे, अब तुम खुद फील करो कि किस फोर्स के कंपोनेंट करना यहां बेटर है, ताकि सारी चीज फील हो जाएगी। क्या इस mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा, इस n1 को कौन बैलेंस कर रहा होगा, इस तरह से। तो तुम्हें दिख रहा है कि अगर मैं n2 के कंपोनेंट करता हूं तो n2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा देखो, और n2 का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा। ये सबसे सिंपल अप्रोच है। और दिख भी रहा है, फील होगा कि ये जो कंपोनेंट होगा वो n1 को बैलेंस कर रहा होगा, और n2 का ये कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो बात खत्म हो जाएगी। तो n2 के कंपोनेंट करना बहुत बेटर है, क्योंकि n2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो n1 को बैलेंस कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि हमें पता है कि स्फीयर ना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट हो रहा है ना वर्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। स्फीयर इक्विलिब्रियम में है। आई बस, स्फीयर इक्विलिब्रियम में है, तो इसलिए यहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमें ये जो है क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बात आती है एंगल की। यहां कई बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो पहले मैं देखो एंगल तुम्हें बना के बताऊं कि देखो ये जो है, ध्यान से देखना, जो ज्योमेट्री है ना, कंपोनेंट करने के लिए हमें ये एंगल या कोई ना कोई सा एंगल चाहिएगा। तो एंगल कहां से लाएं? ज्योमेट्री देखो, ये अगर 30 है तो ये कितना होगा, तो ये 60 होगा। ध्यान से देखना, अभी तो मैं तुम्हें बताता हूं, फिर ट्रिक बताऊंगा, तो 1 सेकंड में एंगल आ जाएगा। ये 60 है, ये अगर 60 है, ध्यान से देखो, तो अल्टरनेट एंगल ये भी 60 होगा कि नहीं होगा? देखो सब ध्यान से, जेड शेप बन रही है, ये भी 60 होगा। और ये अगर 60 है तो तुम्हें पता है ये नॉर्मल है। ध्यान देखो, ये नॉर्मल और ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट और नॉर्मल 90 पे होते हैं। तो टेंजेंट और नॉर्मल अगर 90 में से, तो ये अगर 60 है तो ये जो एंगल होगा वो 30 होगा।
यानी ये जो नॉर्मल था, ध्यान से देखो, ये जो नॉर्मल था, ये यहां से एंगल जो बनेगा वो कितना होगा, कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। और ये 30 है तो इसको 30 कह लो या इसको 60 कह लो, एक ही बात है। ठीक है, ये एंगल 60 आ गया हमारे पास। अब मैं ट्रिक क्या बता रहा था, कई बच्चों को ये ज्योमेट्री फील नहीं हो पाएगी, कोई एंगल थोड़ा सा भी गलत हो गया, तो सीधी सा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो तुम्हें पता है ये, तो कोई भी सर्कल या स्फीयर है, मान लो कोई भी सर्कल या स्फीयर है, उसकी कोई भी टेंजेंट, जैसे इस पॉइंट पे बात करें अपन, ध्यान देना, इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। ये तो टेंजेंट हो गई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल कहीं में से पास आउट होगा, सेंटर में से, और ये टेंजेंट है। तो देखो टेंजेंट जो, अब मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको लिख लेना, स्टेटमेंट को कॉपी में बिल्कुल नोट कर लेना। क्या सेंटेंस है ये कि इस टेंजेंट जो है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी वही नॉर्मल वर्टिकल से बनाता है। देखो ये एंगल अगर थीटा है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी, ध्यान से देखो, उतना ही नॉर्मल वर्टिकल से बनाएगा। इसको नोट कर लेना। प्रूफ भी है इसका कुछ इसी तरह से कि ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, देखो जेड शेप हो गया। ये अगर थीटा है तो ये कितना बचेगा बताओ, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 पे है, ये एंगल 90 पूरा, तो ये थीटा, और फिर ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा। तो रट लो क्या कि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी वही नॉर्मल वर्टिकल के साथ बनाता है। तो यहां ये क्लियर था, तो इतना कुछ नहीं करना था, तुम्हें दिख रहा था क्लियर, क्या टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल से 60 बना रही है। देखो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से 60 बना रही है, तो जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल, ये था नॉर्मल, ये वर्टिकल से 60 बनाएगा, हमें ये करना था बस। याद रखो बच्चों, टेंजेंट जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है वही नॉर्मल वर्टिकल के साथ बनाता है। तो चलो कंपोनेंट करते हैं। तो इधर देखो 60 डिग्री की डायरेक्शन में कोस वाला और इधर साइन वाला, थीटा की डायरेक्शन में कोस, तो इधर आएगा n2 cos 60 डिग्री, और इधर जो आएगा दैट विल बी n2 sin 60 डिग्री। अब भले से n2 को हटा दो, क्योंकि इसके टुकड़े कर लिए तुमने, इसके हमने टुकड़े कर लिए, इसका जो है पार्ट कर लिए, तो अब n2 को हटा सकते हैं। n2 की जगह पे हमने 2 फोर्स लगा दिए उसके टुकड़े करके। अब पिक्चर तुम्हारे सामने बिल्कुल क्लियर है। क्यों स्फीयर मूव नहीं कर रहा, क्यों स्फीयर इक्विलिब्रियम में है, तो इसका जवाब ये है कि n2 cos 60 जो होगा उसने बैलेंस किया होगा बच्चों किसको, mg को, n2 cos 60 ने। और जो n2 sin 60 होगा, तो यहां से एक काम करें पहले अपन, तो पहले n2 निकाल लें, तो n2 इंटू cos 60 होता है 1/2, ये इक्वल टू mg होगा। तो चलो n2 की वैल्यू आ गई मेरे पास। दीवार नंबर 2 ने कितना नॉर्मल लगाया, तो n2 इक्वल टू कितना आएगा, ये 2mg। n2 कितना आ गया, 2mg। और अब दीवार नंबर 1 ने कितना नॉर्मल लगाया, अगर हम देखें तो n1 के लिए यहां से आया कि देखो ये इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो आई कैन राइट द इक्वेशन क्या कि n1, ध्यान देना, n1 इक्वल टू n2 sin 60। तो n1 इक्वल टू n2 तुम निकाल चुके हो बच्चों, n1 इक्वल टू n2 कितना निकाल चुके हो, 2mg। तो 2mg इंटू साइन 60 यानी √3/2, और 2 से 2 कैंसिल, तो n1 इक्वल टू जो होगा दैट विल बी √3 टाइम्स ऑफ mg। कितना आएगा, √3 टाइम्स ऑफ mg। तो इस तरह से n1 तो आ गया √3 mg और n2 आ गया कितना, 2mg। आगे समझ में। तो ये स्फीयर वाला क्वेश्चन में अपन ऐसे एफबीडी बना के फोर्स। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, नोट करो सभी, होमवर्क के लिए क्या क्वेश्चन है, देखो। क्वेश्चन ये है कि
ये दो दीवार हैं और इनके बीच में एक स्फीयर है ऐसे। ठीक है, दो दीवारें ये, m मास का एक सॉलिड स्फीयर है यहां पे, इसका मास m है। एक दीवार ये है, इसको नाम दे दें 1, वॉल 1, और दीवार दूसरी ये है, ये वॉल 2। ये एंगल मान लो अल्फा है और ये एंगल मान लो बीटा है। ठीक है, ये एंगल अल्फा, ये बीटा है। तो फाइंड नॉर्मल फोर्स exerted by wall 1 and 2 on sphere। दीवार नंबर 1 और दीवार नंबर 2, ये स्फीयर पे कितना नॉर्मल लगाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए बच्चों होमवर्क है, इसको करना और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आके इसको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो अपना बच्चों लगभग नॉर्मल फोर्स की जो कैलकुलेशन है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, नॉर्मल फोर्स की कैलकुलेशन। इसलिए तुम अपना जो मटेरियल है उसमें से, मटेरियल में से जैसे शुरुआत में एफबीडी बनाने वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, एफबीडी के बाद में जो अपने जो है सिंपल लॉ ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये जो है नॉर्मल कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अपन ट्राई कर सकते हैं। इज इट क्लियर, नॉर्मल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? और बच्चों जो भी डाउट है उसको आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, तो गुड बाय, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।